नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 22 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 में बौद्ध धर्म से संबंधित 20 प्रश्नों को हम लेंगे, बहुत तेजी से डिस्कस करेंगे और 10 प्रश्न हमारे आज के करंट अफेयर के होंगे और कल की टेस्ट के जो टॉपर रहे हैं डेली 30 वीकली टेस्ट के, उनका नाम भी हम बताएंगे। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, कहां पर दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रावस्ती में। जो श्रावस्ती थी वो कौशल राज्य की राजधानी थी और बुद्ध की अगर आपसे पूछे जाए सबसे ज्यादा शिष्य कहाँ थे, तो ये कौशल राज्य में ही थे। तो जहां पर शिष्य ज्यादा होंगे वहां पर लेक्चर भी ज्यादा होंगे, वहां पर उपदेश भी ज्यादा होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली 30 अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो इसमें किसी तरीके से गैदरिंग होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? शिष्य थे बुद्ध के, या फिर एक बौद्ध भिक्षु थे, या एक शासक थे, या एक गुरु थे? तो आराल कलाम की अगर हम बात करें तो जब महात्मा बुद्ध घर छोड़ते हैं, अपना ग्रह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण के नाम से ये जाना जाता है। और अभी एक प्रश्न भी आपको मिलेगा, तो ये आलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं, आलार कलाम को गुरु मानते हैं और गुरु के रूप में सबसे पहले वो गुरु बनते हैं आलार कलाम इनके, और उसके बाद में ये शिक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। आलार कलाम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आलार कलाम के बारे में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज बुद्ध के जीवन से संबंधित है? कौशल तो संबंधित है ही है, उपदेश ही ज्यादा दिए थे। मगध आप जानते हैं जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो भी संबंधित है, वहां पर एक बुद्ध के अनुयायी थे। अवंती और गांधार का संबंध नहीं है, तो दूसरा और चौथा यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा में ये तीसरा चौथा सही होगा और तीसरा चौथा दिया हुआ है यहाँ पर किसमें? सी ऑप्शन पर दिया हुआ है, तो तीसरा चौथा सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक मुनि बौद्ध की जन्मस्थली थी? यानी कि कौन सा राजवंश है जिसका अभिलेख है जिसमें यह मिलता है? तो आपने नाम सुना होगा किसका? मौर्य वंश का नाम सुना है? मौर्य वंश का शासक है अशोक और अशोक का अभिलेख है रुमंदेही अभिलेख। इससे सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जब वो अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 20 वर्षों के बाद वो वहां पर आया था और उस स्थान की पूजा की थी और वहां का टैक्स माफ कर दिया था, क्योंकि वो बुद्ध का जन्म स्थल था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया, घर त्याग, जो हाउस सेक्रीफाई था, जब उन्होंने अपने घर को, अपने होम को छोड़ दिया था, तो उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ग्रह त्याग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितनी उम्र में कब किया था? तो 29 साल की उम्र थी तब उन्होंने घर त्यागा था, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, व्रत छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्रत छेदिका नामक ग्रंथ जो है यह बौद्धों से संबंधित है। अब बौद्धों में हीनयान या महायान पूछा जाए तो यह महायानों से संबंधित है। 2 शाखाएं, हीनयान, महायान। तो असंग द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? असंग है। और बौद्ध ग्रंथ महायान शाखा से, महायान संप्रदाय से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन मिलता है? 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। तो इनमें से जो विनय पिटक है, विनय पिटक में इनके आचरण के नियमों का संकलन है, ठीक है। और इसमें भिक्षु, भिक्षुणी, ये इसके प्रमुख विषय हैं। अनुशासन की टोकरी कहा जाता है विनय पिटक को। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो अनुशासन की टोकरी अगर पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो अनुशासन की टोकरी विनय पिटक को कहा जाता है। कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? तो इनमें से बिम्बिसार, प्रद्योत और प्रसेनजित। समान आयु का अगर आपसे पूछा जाए तो बिम्बिसार जो था वो समान आयु का था, लगभग समान इनका काल रहा है। गौतम बुद्ध की समान आयु का बिम्बिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? रावे पाक, फार्मूला आप याद कर लीजिए, रावे पाक। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। ये सही बौद्ध संगीतियों का क्रम है। अब इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसका आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में, द्वितीय का कालाशोक के संरक्षण में,
तृतीय का जो हुआ था अशोक के काल में, और चतुर्थ का हुआ था कनिष्क के काल में। तो ये भी याद रखिएगा, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। कश्मीर में हुई थी चौथी। स्थान भी इसकी इंपॉर्टेंट है। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है। तो अगर आपसे केवल ऐसे पूछा जाए किस धर्म से है, तब तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगी। लेकिन सुवर्ण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक जो सुवर्ण प्रभास चरित है ये किस शाखा से है, तो ये महायान, हीनयान में और महायान में से महायान से संबंधित हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। वैशाली गए थे, कपिलवस्तु गए थे, कौशाम्बी गए थे, लेकिन उज्जैनी की यात्रा उन्होंने नहीं की थी। 1 से 3 हम लाइव रहते हैं IAS प्रेप एकेडमी चैनल पर। प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हुआ है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कल से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पूरा जीएस हम कवर करने वाले हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब डिस्कशन वहां हुआ है। तो उज्जैनी वो नहीं गए थे। रुमंदेई अभिलेख में गौतम बुद्ध का जन्म बताया गया है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। आधुनिक रुमंदेई जो है वहां पर हुआ था। और धर्म प्रचार के क्रम में उन्होंने कई जगहों की यात्रा की। उन्होंने लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली, वहां पर उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया था। कहां पर? वैशाली में, और वो लिच्छवियों की राजधानी थी। 9वां वर्षा काल उन्होंने कौशाम्बी में बिताया था। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा भी पहुंचे, और बीमारी की अवस्था में कुशिनारा पहुंचे, और वहीं पे उनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो स्थान है उज्जैनी, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में उपावस्था क्या थी? तो उपावस्था या उपोस्त भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपोस्त भी बोलते हैं। तो उपावस्था या उपोस्त के समय ये जो अवस्था होती थी, ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नव चंद्र के रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था। यानी कि अपराध को स्वीकार करते थे, तो उसी को उपोस्त या उपावस्था कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष का मतलब है क्या? प्रतिमोक्ष। और प्रतिमोक्ष जो है ये महायान बौद्ध मत का विवरण है या हीनयान का, ये आपको बताना है, या संघ के नियम है। तो जो प्रतिमोक्ष है ये संघ के नियम है। तो ये ध्यान रखिए, अगर हर चीज बौद्धयान मतलब हीनयान और महायान से संबंधित नहीं होगी। तो ये प्रतिमोक्ष, पातिमोक्ष का मतलब है अनुशासन संबंधी विधि निषेध और उनके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन। बौद्ध समाज में बड़ा महत्व था इसका, और इसे माह में 2 बार पाठ किए जाने का विधान था। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र का जो बौद्ध दर्शन से संबंध है, कई रूपों में कल्याण मित्र का प्रयोग किया गया है। अगर कल्याण मित्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ प्रबंधन, धम्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न दिया हुआ है। यहाँ पर तो ये अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक रूप में अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग धार्मिक रूप में हुआ है। किस रूप में? अगर देखा जाए ये कल्याण मित्र जो है ये धार्मिक मित्र के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों का निर्धारण किस परंपरा से होता है? मतलब किस निर्धारण का सबसे अधिक महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण कौन सी परंपरा से होता है? तो ये सिंघली परंपरा है। महावंश और दीपवंश का जिसमें जिक्र है, तो सिंघली परंपरा के तहत ये निर्धारण किया जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों का निर्धारण ये सिंघली परंपरा, महावंश और दीपवंश, इसके तहत किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई? तो चाहे बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछी जाए और चाहे बुद्ध की बैठी प्रतिमा पूछी जाए, दोनों प्रतिमा ये कुषाण काल में बनाई गई, और कुषाण काल में इनका विकास किया गया। बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण ही इसी में किया गया। सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो मथुरा में किया गया, और इसके लिए पर्याप्त आधार वहां था, ऐसा कहते हैं BS अग्रवाल। तो गांधार और मथुरा जो कला शैली थी, उसी में बैठी एवं खड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? पहले इनको मनुष्य मानव के रूप में पूजा जाता था, मतलब एक महामानव के रूप में, लेकिन जो देवता के रूप में इनको पूजने का क्रम है ये शुरू होता है कनिष्क के समय। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, और उसमें हीनयान और महायान 2 अस्पष्ट विभाजन हो गया था बौद्ध में। तो हीनयान शाखा और महायान शाखा में देखा जाए तो महायान शाखा बुद्ध को देवता के रूप में मानती है, उसकी पूजा करती है, और इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत इनको सबसे पहले देवत्व का स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है?
इनका एक सिद्धांत ही है क्षणवाद, है ना। अनात्मवाद जो है उसी का बौद्धिक रूप जो है वो क्षणवाद है। तो ये जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो इन्होंने किया था, तो क्षणिकवाद जो है ये इसका तार्किक विकास ही है। और बुद्धिोत्तर दर्शन में ये अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी, जैसे नदी बह रही है और एक बूंद यहाँ है फिर ये बढ़ के आ गया है, तो एक क्षण के लिए ही तो आपको दिख रहा है, अगले क्षण नहीं। जैसे कुछ भी है, हम लोग ही हैं, जो इस क्षण है अगले क्षण हम नहीं रह जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जो वस्तु है, इसी तरीके से कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए, एक क्षण रहती है दूसरे क्षण नहीं रहती है। समस्त वस्तुएं क्षण मार के लिए अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सही है। वैदिक धर्म का अस्वीकार किया था, सही है। और आर्य सत्य का प्रचार उन्होंने किया था, इसमें सब सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सारे के सारे इसमें स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर हम टॉपर्स के नाम घोषित लास्ट में करेंगे, पहले करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, इसको कला के तौर पर मृग सहित चक्र के रूप में दिखाया गया है, प्रथम उपदेश को। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मृगदाव या हरिण वन में, सारनाथ में दिया था। तो इसीलिए मृग सहित चक्र के रूप में इसको दिखाया गया है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, पुगलूर त्रिशूर परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पुगलूर त्रिशूर परियोजना का जो संबंध है वो भारत के केरल राज्य से है। ये कैसी परियोजना है? ये जो परियोजना है ये एचवीडीसी है, यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर। ट्रांसमिशन जो बिजली का होता है, विद्युत का होता है, तो उसी से संबंधित ये परियोजना है। इसको संचालित जब किया जाएगा तो ये केरल राज्य की जो विद्युत की आपूर्ति है वो सुनिश्चित करेगी और साथ में ट्रांसमिशन में भी ये मदद करेगी। देखते हैं आप, हाई टेंशन लाइन से ट्रांसमिशन होता है, 230 वोल्ट आप घर में यूज करते हैं, नहीं 11,000 24,000 वोल्ट 48,000 वोल्ट से ट्रांसमिशन किया जाता है, तो वो ऐसी परियोजना है। अगला जो प्रश्न है, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बताइएगा किस तिथि को। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए। बस फरवरी लास्ट तक ही मैं इंतजार कर रहा हूँ, कितना पार्टिसिपेशन होता है, फिर मैं विचार करूंगा नए सिरे से। तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका जो इतिहास है, ये बांग्लादेश में 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इसी आधार पर जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को घोषणा की कि 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा कहाँ से मिली, किसने किया? यूनेस्को ने। और ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अगला जो प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती? मोहम्मद दास, मणिका बत्रा, पूजा सहस्त्रबुद्धे और सुतीर्था मुखर्जी। तो 82वीं जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये जीती है मणिका बत्रा ने। मणिका बत्रा 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारतीय और विश्व स्तर पर 63वीं रैंकिंग है। इन्होंने अभी हराया है रीत ऋषिया को। और ये पंचकुला में ताऊ देवी लाल खेल परिसर में ये जो प्रतियोगिता हुई थी 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस, इसमें विजेता मणिका बत्रा रही हैं। किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवस्त्र के परीक्षण किए? तो ये जो परीक्षण किए हैं, ध्रुवस्त्र तो आप जान ही गए होंगे, ये भारत ने ही किए हैं। हेलिना जो है ये सेना का संस्करण है, और जो ध्रुवस्त्र है ये संस्करण है वायुसेना का। किसका है? वायुसेना का। और भारत की जो डीआरडीओ है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, उसी ने इसको स्वदेशी रूप में डिजाइन और विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि विश्व के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ट्रायल किया गया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए एक नया राष्ट्रीय मंत्रालय बनाया है? तो नया अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय बनाने वाला जो देश है वो है निकारागुआ। निकारागुआ इसमें क्या करेगा? निकारागुआ जो इसमें करेगा, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को विस्तार देने के लिए चंद्रमा, आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष मामलों, इन सब के लिए एक राष्ट्रीय मंत्रालय इसका बनाने का उद्देश्य था, तो उसको इन्होंने बनाया है। अब निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। ठीक है।
ये देखिए, ये है निकारागुआ। इसके साउथ में जाएंगे तो ये कोस्टा रिका पड़ेगा, इसके वेस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और इसके अगर आप जाएंगे ईस्ट में तो कैरिबियन सी मिलेगा आपको। इसके नॉर्थ में ये हॉन्डुरस से सीमा मिलती है, इधर एल साल्वाडोर से इसकी सीमा नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। एल साल्वाडोर से इसकी सीमा नहीं मिलती है। बाकी ऊपर ये ग्वाटेमाला है, और इसकी सीमा देखा जाए तो ये इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, इधर कैरिबियन सी है, और अगर देश के रूप में देखा जाए तो कोस्टारिका और हॉन्डुरस से मिलती है। तो ये निकारागुआ की स्थिति है। ऊपर आप जाएंगे नॉर्थ में तो आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, और साउथ में जाएंगे तो साउथ अमेरिका पूरा मिल जाएगा आपको। तो ये निकारागुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, ये तो टॉपर की लिस्ट खुल गई। तो ये निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में शामिल करने की बात कर रहा है, पंजीकृत कराने की? तो जो हिमालयी गुलाबी नमक है ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तान का कहना है कि अन्य जो देश हैं वो उत्पादों का अनधिकृत प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए हम इसका जीआई टैग लेंगे। ये जो नमक है ये पंजाब जो वहां पे पड़ता है पाकिस्तान में, वहां की साल्ट रेंज से निकाला जाता है। पाकिस्तान के पहाड़ी और झेल मतलब पहाड़ी भाग जो है वहां का, इसको मैं मैप पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। वहां का देखिए, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के इधर आप आएंगे, यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये पाकिस्तान है, इधर ये इंडिया है, उसमें कश्मीर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी, ये देखिए, ये झेलम रिवर है, झेलम निजर ऐसे बहती है। यहाँ पर ये साल्ट रेंज पड़ती है, ये साल्ट रेंज है पोटवार बेसिन के। इधर आप देखेंगे, ये देखिए इसी बेसिन के पास में ये साल्ट रेंज है, पाकिस्तान का ये एरिया है। यहीं पर ये नमक पाया जाता है, ये नमक जो है वो यहीं पर पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि इस पे जीआई टैग लेगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा देश रक्षा अभ्यास नाउडेक्स 21 और आईडेक्स 21 की मेजबानी करेगा, जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग लेगी? तो ये नाउडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का जो मेजबानी या आयोजन जो हो रहा है वो यूएई के द्वारा हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसमें भारत का जो नौसैनिक जहाज है वो प्रलय जा रहा है। प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी तक इस अभ्यास में भाग लेगा। ठीक है, और प्रलय स्वदेशी रूप से निर्मित प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है, ये भारत का है, ये ध्यान रखिएगा। तो यूएई इसका आयोजन कर रहा है। यूएई की स्थिति को अगर हम देखें तो यहां पर आप समझ सकते हैं, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। इधर ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर ओमान पड़ेगा इसकी सीमा, इधर सऊदी अरब पड़ेगा, ये पर्सियन गल्फ है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया। तो यूएई की ये स्थिति है, और अबू धाबी इसकी राजधानी है। तो देखिए यहाँ पर एक टापू टाइप का है, इस पर ये अबू धाबी है, यहीं पर ये होगा, और प्रबल अपना यहीं पर गया है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये पुस्तक हाल में अभी रिलीज हुई है, अमित शाह ने इसको रिलीज किया है, हमारे गृह मंत्री ने। तो ये किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इसका संबंध है सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ से ये संबंधित है। और ये 1939 से सीआरपीएफ की यात्रा, चुनौतियों और सफलताओं का गहन शोध है इसमें किया गया है। अमित शाह ने इसका अभी क्या किया है, इसको रिलीज किया है, इसका विमोचन किया है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है? तो अंतरिक्ष से संबंधित है, भारत से है अगर तो इसरो से ये है। और इन्होंने सीड का जो अभी ये इन्होंने कार्यक्रम निर्माण करने की बात कही है, तो के सिवान का कहना है, जो उसके अध्यक्ष हैं इसरो के, ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रारंभिक चरण का प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसरो कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। जैसे अमेरिका में है एक्स, क्या एक्स स्पेस, और वो इतने व्यापक स्तर पर काम कर रहा है, तो यहां पर भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को वैश्विक ट्री सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो वैश्विक ट्री सिटी का दर्जा किसने प्रदान किया, ये भी आपको जानना है, इसमें एफएओ भी शामिल है, और ये दर्जा दिया गया हैदराबाद को। ठीक है, आर्बर डे फाउंडेशन और एफएओ खाद्य एवं कृषि संगठन ने यह प्रदान किया है। हरित प्रतियोगिता भी हैदराबाद ने जीती है, इसके द्वारा आयोजित की गई थी। उसमें 5 मानदंड थे, उत्तरदायित्व का निर्धारण, नियम निर्धारण, अपने बारे में जानकारी, संसाधनों का आवंटन और उपलब्धियों की सराहना। इसी के तहत शहरी वानिकी में वृद्धि करने
और इसे बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है। पूरे देश में 120 जो 23 देशों से चुने गए शहर हैं उनमें हैदराबाद भी शामिल है। चलिए टॉपर की लिस्ट डिस्कस करते हैं। सभी टॉपरों को पहले ही बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। टॉपर में कुछ नाम नए भी आ रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि नए लोग भी मेहनत कर रहे हैं। टॉप किया है वंदना और नाज खान ने, दोनों नाज खान और वंदना, किसका भी नाम पहले लिया जाए। फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट में इन्होंने किया है, एक ही बार में, ये 75 में 75, और नाज खान ने 2 बार में किया है, कोई बात नहीं है। और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इनको मिले हैं दोनों लोगों को। कैसे किया, ऐसा कैसे कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाई। दूसरी रैंक है नेहा द्विवेदी की 97 मार्क्स के साथ। प्रियंका चतुर्वेदी 96 मार्क्स के साथ तीसरी रैंक पे हैं। नाज खान और वंदना ने तो कमाल कर दिया, फुल मार्क्स लेके आई हैं, बहुत बड़ी बात है। नेहा द्विवेदी के 97 मार्क्स सेकंड रैंक, प्रियंका चतुर्वेदी के 96 मार्क्स थर्ड रैंक, रश्मि गुप्ता फोर्थ रैंक पे 91 मार्क्स के साथ, अरविंद कुमार तिवारी 90 मार्क्स के साथ फिफ्थ रैंक, गौरव जैन 88 सिक्स्थ रैंक, अलका 86 सेवंथ रैंक, रंजीत कुमार यादव 83 और निशा ठाकुर ये दोनों 8th रैंक पे हैं। रश्मि त्रिपाठी 9th रैंक पे, साथ में श्रीकांत हैं, और 10th रैंक पे हैं राम मिश्रा और कंचन त्रिपाठी 79 मार्क्स के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। जिनका 3 बार ऐसे टॉपर में नाम आता है वो लोग क्लेम कर सकते हैं अपने पुरस्कार का 500 रुपए के आसपास का ये पुरस्कार। अगर 500-600 रुपए कोई टेस्ट सीरीज तो फ्री, या फिर कोई कोर्स तो इतना उनको डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगता है जरूर बताएं और शेयर करें इसको मैक्सिमम लोगों तक अगर आप इसको चलाना चाहते हैं।